Hey guys, welcome back on the lecture series of microeconomics. We were covering Unit 5 supply theory, and this is the part 3 of Unit 5. Okay, and in this part we will be covering these four mainly topics. The first one is the elasticity of supply. Okay, and the second is the various method to calculate the elasticity of supply, or you can say the measurement of the elasticity of supply. And third point is the various degree of elasticity. Okay, and the last point is the factor affecting price elasticity of supply. Okay, so let's start with the first topic, which is the elasticity of supply. So elasticity of supply, अगर आप elasticity of demand वाला पार्ट देख चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आपके लिए. ओके, उससे समझने से पहले हम देख लेते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है. तो हमें इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी. कोई भी चीज़ में कितनी वो कितना फ्लेक्सिबल है या कितनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड है ना, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. या फिर दूसरा नाम आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस, वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है. ओके, तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है. कम फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब कम इलास्टिक है. ओके, या लेस इलास्टिक है. अब अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या होता है. सप्लाई एक अमाउंट होता है आउटपुट का. ओके, यानी कि क्वांटिटी होती है. तो अब ज़्यादा इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, है ना. क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बड़ा चेंजेस होगा. ओके, तब हम इसको बोलेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मोर इलास्टिसिटी है. अब अगर क्वांटिटी में कम चेंजेस आ रहे हैं, अगर क्वांटिटी में कम चेंजेस आ रहे हैं तो स्मॉल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, है ना. ये जो डेल्टा है इसको हम चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो क्वांटिटी में अगर कम चेंजेस आ रहे हैं, लेस चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लेस इलास्टिसिटी है. ओके, पर अगर हम बात करें, हमें पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए. हम ये दो वेरिएबल लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर देखो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अपने आप तो नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उस पर इम्पैक्ट डालता है, और फिर उस इम्पैक्ट की वजह से उसमें कितना चेंज आ रहा है ये देखना पड़ता है. ओके, अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कम चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी कम है. एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट सपोज करते हैं एक रेगुलेटर होता है. ओके, जो फैन को रेगुलेट करता है, उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है. आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, है ना, एक रेगुलेटर होता है. तो आप क्या करते हो, रेगुलेटर को जैसे जैसे मूव करते हो वैसे वैसे फ़ैन की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है या घटती है. ओके, तो क्या हो रहा है कि रेगुलेटर को मैं, ये रेगुलेटर एक वेरिएबल है और फ़ैन की स्पीड जो है दूसरा वेरिएबल है. तो अगर मैं एक रेगुलेटर को, यानी कि एक वेरिएबल को, इस वेरिएबल को अगर मैं चेंज करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ रहा है, यानी कि फ़ैन की स्पीड पर. ओके, अगर थोड़ा सा घुमाने पर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो इसका मतलब वो क्या है, इलास्टिसिटी है. कम करने पर, अगर चेंज करने पर कम चेंज हो रहा है फ़ैन की स्पीड में. ओके, यानी कि मैंने इसमें चेंज किया पर फ़ैन की स्पीड उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, लेस फ्लेक्सिबल है, लेस इलास्टिसिटी है. ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ. आपको पता है एक्सेलरेटर जो है, लेट सपोज करते हैं एक्सेलरेटर एक वेरिएबल है. आप गाड़ी या कार वार चला, अगर आपने नॉलेज है आपको, तो एक्सेलरेटर जो है वो कार की स्पीड को बताती है. ओके, कार की स्पीड को. तो एक्सेलरेटर एक पहला वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है, कार की स्पीड. तो एक्सेलरेटर जितना ज़्यादा आप प्रेस करोगे कार की स्पीड उतनी ज़्यादा चेंज होगी. ओके, सो कितना कितना एक्सेलरेटर दबाने से कार की स्पीड कितनी बढ़ रही है ना. तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, अब ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, अगर थोड़ा सा एक्सेलरेटर प्रेस करने पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है. अगर कम प्रेस करने पर, या प्रेस किया है मैंने, एक्सेलरेटर को प्रेस किया है पर बहुत कम स्पीड बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी कम है. ओके, यानी कि जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है. अगर फ्लेक्सिबल है तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी कम है. तो वैसे ही सप्लाई के बेसिस पे दो वेरिएबल जो होते हैं, एक प्राइस होता है और एक सप्लाई होती है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड. तो प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. अगर अगर प्राइस मैंने चेंज की, लेट सपोज करते हैं प्राइस मैंने 5% से चेंज किया,
तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 10% से चेंज हो गया, इसका मतलब इससे ज़्यादा चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर ये 6% भी हो जाता है तो अभी भी देखो 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, है ना, मोर इलास्टिसिटी होगी। अगर 5% चेंज किया मैंने, पर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ 4% से चेंज हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी क्या है, कम है, क्योंकि जितना प्राइस मैंने चेंज किया उससे कम हमारा क्वांटिटी चेंज हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है, अब देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या कहता है इलास्टिसिटी सप्लाई। तो इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस इन द सप्लाई टू द चेंज इन द फैक्टर ऑफ सप्लाई। ओके, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अभी हमने जो वेरिएबल माना था, एक प्राइस माना था और एक क्वांटिटी सप्लाइड माना था। ओके, यानी कि सप्लाई, तो जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पर आप प्राइस भी लिख सकते हो। ओके, सो इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस इन द सप्लाई टू द चेंज इन द फैक्टर ऑफ सप्लाई, यानी कि कोई भी वेरिएबल में चेंज आ सकता है। तो लेट सपोज करते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने से सप्लाई में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी इसकी इलास्टिसिटी को बताता है। ओके, अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी उतनी चेंज हुई है पर उसका इम्पैक्ट सप्लाई पर ज़्यादा पड़ा है, तो इसका मतलब इलास्टिक है, ज़्यादा ज़्यादा इलास्टिसिटी है, और वाइस वर्सा। ओके, अब अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो वेरिएबल है वो प्राइस इम्पैक्ट कर रहा है सप्लाई पर। तो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब प्राइस में चेंज होने पर इसका इम्पैक्ट जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड पर कितना हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जो हम डिनोट करते हैं वो आप ई एस से भी डिनोट कर सकते हो। ये ज़्यादातर ऐसे भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारे इसके एक तरीके से इसके डिनोटिंग जो वेरिएबल हैं। ओके, तो आप इस तरीके से, हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इस तरीके से डिनोट करेंगे, आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, हम इस तरीके से करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के मेनली 3 तरीके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना प्राइस चेंज हुआ है तो इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ा है। अगर पता भी चल गया कि हाँ प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड में इम्पैक्ट हुआ है, पर कितना हुआ है, हाउ मच, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसकी, तो इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं, 3 मेजरमेंट्स हैं। पहला है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड, जिसमें हम ग्राफ की मदद से जो है देखेंगे कि इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की वो क्या है, ठीक है। और तीसरा है एवरेज मेथड, इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं और आर्क मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सभी मेजरमेंट को। पहला है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर इलास्टिसिटी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ऐसे फाइंड आउट की जाती है, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू। डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज को बता रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड में, यानी कि सप्लाई में कितना चेंज आया है। परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी। ओके, अब अगर हम देखें तो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, यानी कि अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं सिर्फ, तो क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस में Q0, यानी कि जो न्यू क्वांटिटी है और पुरानी क्वांटिटी है उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा पी की अगर बात करूं कि प्राइस में कैसे चेंजेस आए हैं, तो ये भी क्या होगा, P1 माइनस में P0, ओके, या P2 माइनस में P1, P3 माइनस में P2, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसको, इसका मतलब नए में से पुराना आपको डिडक्ट करना है। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, ओके, यानी कि जो इनिशियल है Q0 इंटू में 100, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज प्राइस की बात करूँ तो डेल्टा पी अपॉन में P0 इंटू में 100, तो ये किस में हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा, इलास्टिक सप्लाई जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन में Q0 इंटू में 100, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डेल्टा पी अपॉन में P0 इंटू में 100, ये हमारा डिनोमीटर हो गया। ओके, सो ये 100 टू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप और अगर सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P0 अपॉन में Q0, जो कि ये वाला फार्मूला आपको बता रहा है। ओके, यानी कि ये इसी का एक्सटेंशंस पार्ट है, इसी को एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मापने का जो तरीका होता है वो ये भी होता है ना, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़
कर सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज करते हैं कि जब प्राइस 10 रुपीज़ था, तब जो सप्लायर था वो, इसको हम नाम देते हैं P1 है, तो ये Q1 है। ओके, तो प्राइस P1 पर जब 10 रुपये प्राइस था तो सेलर जो है वो 100 क्वांटिटीज सेल करता था, और जब प्राइस जो है वो 10 से 20 हो गया, तब सेलर जो है वो कितनी क्वांटिटी सेल करता है, वो 150 क्वांटिटी सेल करता है। ओके, अब हमें बताना है कि देखो यहाँ प्राइसेस चेंज हुआ है, क्वांटिटी भी चेंज हुई है, पर कितना कितना फ्लेक्सिबल है क्वांटिटी में, वो हम मेज़र कर रहे हैं, इलास्टिसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता है ये फार्मूला होता है मेजरमेंट करने का। तो पहले हमें डेल्टा पी निकालना पड़ेगा। डेल्टा पी यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया, तो 10 से 20 हुआ यानी कि 10 का चेंज आया। आप 20 में से 10 भी घटा सकते हो, है ना, P2 माइनस में P1, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया है, 100 से 150 हुआ है, इसका मतलब 50 हुआ है। आप Q2 माइनस में Q1 करके भी निकाल सकते हो। ओके, और अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट होगी। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, डेल्टा क्यू 50 है, डेल्टा पी जो है वो 10 है, इनटू में P1 अपॉन में क्यू। ये जो P1 होता है ये इनिशियल प्राइस होता है, ये हमेशा याद रखना, ये इनिशियल प्राइस को बता रहा है, और ये जो है ये इनिशियल क्वांटिटी को बता रहा है। ओके, तो इनिशियल प्राइस हमारा ये 10 रुपये था और क्वांटिटी जो थी वो 100 थी, तो इनिशियल प्राइस 10 था और ये कितना है, 100 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, और 52 से कितना आ जाएगा, 100, तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ जब सप्लाई आई है उसकी वैल्यू क्या है, 0.2। अब बात करते हैं आखिर इसका मतलब क्या हुआ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो यहाँ प्राइसेस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, है ना, यहाँ प्राइसेस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, 10 से 20 हुआ है। तो इसका 0.2 का मतलब ये हुआ कि अगर if price rises by 1 रुपी, अगर 1 रुपए से प्राइस बढ़ता है, देन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसको हम सप्लाई भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड will be increased by 0.2 यूनिट्स, सॉरी 0.5 यूनिट्स है, क्योंकि हाफ आंसर आया था तो 0.5, सॉरी। ओके, सो ये 0.5 है। तो इसका मतलब अगर 1 रुपया प्राइस बढ़ जाता है तो आधी यूनिट यानी कि 0.5 यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी, सेलर जो है वो 0.5 यूनिट से बढ़ा देगा। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बताता है कि प्राइस के 1% चेंज होने पर, 1% बोल लो या 1 रुपये बोल लो, $1 बोल लो, ठीक है, तो 1% चेंज होने पर, ठीक है, क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 1% प्राइस में चेंज आता है तो 0.5% सप्लाई में चेंज आएगा। ओके, 0.5 का मतलब ये हुआ। तो ये बता रहा है कि अगर प्राइसेस 1% से चेंज होता है, हमेशा प्राइसेस 1% से ही कंपेयर किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो ये प्राइस को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये यूनिट ही आंसर देगा इसका। तो 0.5 जो बता रहा है, ये बता रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में इतने परसेंट चेंज आया है। तो इसका मतलब अब 0.5 का मतलब क्या होता है, 50% चेंज आना। तो एक्चुअल में देखो 100 से 150 हुआ है, तो 50% ही तो चेंज आया है। तो अब 0.5 बोलो ये 50% बोल दो, एक ही बात है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये परसेंटेज मेथड समझ में आया होगा। कभी कभी आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू भी दी जा सकती है। लेट सपोज करते हैं कि इसमें एक वैल्यू गिवन ना हो, जैसे ये 20-20 गिवन ना हो, इसको x मान के सॉल्व करेंगे और 0.5 जो है वो आंसर गिवन है। तो आपको क्या करना है, 0.5 आंसर यहाँ पुट करना है यहाँ, और फिर जो भी वैल्यू गिवन है उसको सॉल्व करके जो भी अनफाइंड वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगले ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड, इसमें हम सप्लाई कर्व की हेल्प से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी है। ओके, सो इसमें हम सप्लाई कर्व बनाते हैं, जहाँ पर एक लीनियर सप्लाई कर्व बनाते हैं, जहाँ पर
जो यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। ओके, आपको याद हो जो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन जो सप्लाई कर्व की इक्वेशन होती है, सप्लाई कर्व की जो इक्वेशन होती है वो होती है क्यू एस इक्वल में ए प्लस में बी पी। ओके, अब देखो सप्लाई कर्व जो है, देखो आपको अगर डिमांड कर्व से मैं कंपेयर करूं, ये याद रखना ये इक्वेशन। ओके, और डिमांड कर्व की कितनी होती है, डिमांड कर्व को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं क्यू डी, तो ये होता है ए माइनस में बी पी। ओके, आप इसको अलग नाम दे सकते हो क्योंकि ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश दे लो, है ना, तो ए डैश माइनस में बी डैश पी। ओके, अब अगर आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस पर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। डिमांड कर्व यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। पर सप्लाई कर्व जो है वो बिल्कुल, सप्लाई कर्व ऐसे स्टार्ट नहीं होता। ओके, सप्लाई कर्व जो स्टार्ट होता है वो नेगेटिव पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है और पॉजिटिव पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए इसका जो तरीका होता है फाइंड आउट करने का इलास्टिसिटी का, वो डिमांड के कंपैरिजन में अलग होता है ना। डिमांड के कंपैरिजन अगर करें तो उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि देखो अगर सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव में टच हो रहा है। ओके, पॉजिटिव में टच हो रहा है। पर अगर सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा है, ये वाला सप्लाई कर्व है, ये S0 है, ये S1 है, तो देखो इसका जो कर्व टच होगा वो कहाँ पर टच होगा, वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर टच होगा जाकर। ओके, यानी कि जो चेंजेस हो रहा है वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा, है ना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू कम कर देगा। अगर लेट सपोज करते हैं, अगर अगर 10% प्राइसेस में चेंज आए हैं और 10% क्वांटिटी भी बढ़ी है, तो एक्चुअल में 10% क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, ये माइनस पॉइंट भी तो रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 10% से कम ही होगा। तो अगर वाई एक्सिस पर, अगर ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सप्लाई कर्व, अगर इफ, पहला पॉइंट है इफ सप्लाई कर्व्स स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट बोल दो या फिर वाई इंटरसेप्ट बोल दो, ठीक है, यानी कि ये वाई एक्सिस पर कहाँ टच हो रहा है। अगर इफ सप्लाई कर्व स्लोप इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई कर्व जो होगा, सप्लाई कर्व जो होगा वो यहाँ से कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। ओके, यानी कि इस ऊपर वाले पॉइंट पे ही टच होगा, यहाँ पर टच होगा, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, वैल्यू को और बढ़ा देगा। ओके, और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, वैल्यू को कम कर देगा, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर सप्लाई कर्व ये वाला है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये नेगेटिव जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती प्राइस के चेंज होने पर। तो अगर प्राइसेस 5 रुपये से बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी भी 5 रुपये से बढ़ रही है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 2 है, ये -2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक्चुअल में ये 3 से ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम कर देगी वैल्यू को। ओके, तो इसीलिए अगर सप्लाई कर्व जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, द सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट स्लोप इज पॉजिटिव, देन पॉजिटिव का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ के आएगी, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब एक से अधिक होगा, यानी कि इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिसिटी होगी इसमें। और अगर इफ स्लोप इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, देन जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, इसका मतलब लेस इलास्टिक। ओके, और जो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हो, है ना, जिसका इंटरसेप्ट जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन से सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो इफ, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, थर्ड पॉइंट है, इफ
supply curve starts from origin, then इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। ओके, अगर हम इसे ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो मैं नीचे ये जगह दिख रही है यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, रेड पेन से। तो देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लान है, ये यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पर हम प्राइस लेते हैं। ओके, तो अगर सप्लाई कर्व यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रही है तो इलास्टिसिटी क्या होगी इसकी, ग्रेटर देन 1 होगी। हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। हमेशा देखो आप कोई भी पॉइंट ले लो, प्राइस में इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। देखो इसमें इतने चेंजेस आए पर इसमें देखो इतना ज़्यादा चेंजेस है, हमेशा ऐसे ही होगा। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, मैं मिटा रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सप्लाई कर्व अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाई एक्सिस पर ही जाकर स्टार्ट होगी, है ना। इसका जो पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर ही होगा, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यानी कि अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन 1, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो मोर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1। और अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके, अब देखो सप्लाई कर्व कैसे भी बन सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सप्लाई कर्व ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, सबकी इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है ना, कैसे ही बन सकता है, यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। और अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ जहाँ इलास्टिसिटी 1 होती है तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे भी बन सकता है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ओके, सबकी इलास्टिसिटी जो होगी वो 1 होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, एवरेज मिड पॉइंट और आर्क मेथड बोलते हैं इसे, जहाँ पर हम देखो सेम फार्मूला है, हमने ये वाला देखा था परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर हमने इसको रीअरेंज किया था और फिर हमने इसको एक्सटेंड किया था, तो हमारे पास जो फार्मूला आया था वो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी अपॉन में क्यू, ये दोनों इनिशियल है। तो अब ये हम क्या करते थे, सिंगल प्राइस लेते थे, अब यहाँ पर हम एवरेज प्राइस ले रहे हैं। ये इनिशियल प्राइस होता था, अब हम इनिशियल और लास्ट प्राइस का एवरेज लेंगे। ओके, सो लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं, तो वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले मेथड में लिया था। ओके, लेट सपोज करते हैं प्राइस जो है P1 जो है वो 10 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी जो सेल की जा रही है वो 100 है। अब प्राइस जो है वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, तो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, सॉरी ये 20 हो जाता है, तो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, 150 हो रही है। ओके, सो डेल्टा पी जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, डेल्टा क्यू कितना आएगा, 50 आएगा। ओके, और अगर एवरेज की बात करें, एवरेज प्राइस कैसे निकलता है, तो एवरेज अगर प्राइस की बात करें तो कैसे निकलेगा, P1 प्लस में P2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 10 और 20 30 हो जाएगा, और 30 का आधा कितना होगा, 15। एवरेज क्वांटिटी की अगर बात करें तो Q1 प्लस में Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इनको जोड़ेंगे तो 100 और ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो 250 हो जाएगा। 250 का हाफ कितना होता है, 125। अब इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें आंसर में तो डेल्टा क्यू कितना है, 50 है, और ये 10 है। एवरेज प्राइस कितना है, एवरेज प्राइस 15 है, और ये कितना है, 125 है। ओके, तो ये 0 0 इससे काट सकते हैं, और अगर और ज़्यादा इसे काटें तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 जाइए, और फिर ये 5 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 3/5। 3/5 का मतलब होता है 0.6 आना, तो यहाँ 60% चेंज हो रहा है। ठीक है, वहाँ कितना हो रहा था, 50% आ रहा था, यहाँ इस मेथड से कर रहे हैं तो 60% आ रहा है। तो देखो इस दोनों आंसर्स अलग अलग हैं। ओके, दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि $1 1% से प्राइस चेंज हो रहा है, तो 0.6% से क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, यानी कि चेंज होगी। ठीक है, पर ये थोड़ा एक्यूरेट बता रहा है ना। एवरेज मिड पॉइंट जो मेथड होता है वो क्या होता है, थोड़ा एवरेज, है ना, क्योंकि एक्चुअल में देखे तो 50% ही चेंज हुआ है, 100 से 150 गया तो 50% ही चेंज हुआ है। ओके, पर आपको ये समझना है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे। तो 5 टाइप्स की इलास्टिसिटी होती हैं, 5 डिग्रीज होती हैं। पहला होता है अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आ जाए तो इसको हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है यूनिट इलास्टिक। और हमें पता है यूनिट इलास्टिक कैसे निकलता है, जब वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा तो, है ना, जब सप्लाई कर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अब ये क्या है, इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। ओके, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक बोलते हैं। और इलास्टिक कब होगा, जब वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 होगी तो इसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा तो स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इलास्टिसिटी 0 है, इलास्टिसिटी 0 कब होगी। अब देखो ये थोड़ा स्पेशल केस है ये दोनों। हमें पता है कि देखो अगर नहीं, अभी ग्राफिकल में हमें सिर्फ ये 3 ही पता चलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू और परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट होती है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जब 0 होगा, यानी कि प्राइसेस चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सप्लाई कब क्या होगा, वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल। ओके, और तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। ओके, इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो ऐसा दिखेगा। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल होगा। ओके, आई होप आपको ये 5 डिग्री समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, ओके, अफेक्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंजेस आ रहे हैं, सेलर जो है वो क्वांटिटी चेंज कर सकता है ज़्यादा, सप्लाई कर सकता है ज़्यादा, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर वो सप्लाई कम कर सकता है तो इलास्टिसिटी कम होगी। तो देखते हैं, पहला है नेचर ऑफ गुड्स। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स। For example, on perishability and the lumpiness of the goods, the more of the perishability or lumpiness of the good, the more would be market localized, and in localized market the supply of the good at any particular price would be relatively small. अब देखो कई चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पेरिसेबल जो 1 या 2 दिन ख़राब, अगर उन्हें नहीं निकाला गया तो वो सड़ जाएंगी और फिर आप उसको फेंकना पड़ेगा, है ना, उसका कोई प्राइस नहीं होगा। फिर जैसे आप टमाटर बोल सकते हो, टमाटो जो होते हैं, है ना, या जो मिल्क होते हैं, वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना ही बेचना पड़ेगा, भले ही प्राइसेस कम हो जाएं फिर भी आपको उतना बेचना है, प्राइसेस बढ़ जाएं फिर भी आपको उतना ही बेचना है। ओके, सो ऐसे में क्या होता है, क्वांटिटी में चेंजेस कम होते हैं, इसीलिए जो इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में या नेचर ऑफ गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है लेस देन 1 होती है, इसका मतलब इन इलास्टिक होता है। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि अगर रिसोर्सेज का मतलब होता है यहाँ पर है इनपुट, तो अगर इनपुट अवेलेबल है या नहीं है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द इकोनॉमी ऑलरेडी यूजिंग द मोस्ट ऑफ इट्स स्केयर रिसोर्सेज देन फर्म विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर, सो आउटपुट विल नॉट बी एबल टू राइज। द सप्लाई ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विल देयरफॉर बी प्राइस इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 होती है। ओके, सो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, लेट सपोज करते हैं इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, अब मुझे और लेबर चाहिए, तो लेबर ही नहीं है मार्केट में, सभी को, ज़्यादातर लोगों को काम मिल चुका है, तो अगर मुझे और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं बढ़ा नहीं सकता लेबर की मदद से। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, तो इसीलिए इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, यानी कि कम होगी। ओके, नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड करता है। मोर प्रोड्यूसर मीन दैट द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड मोर इजीली देन द सप्लाई इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, जिसको हम इलास्टिक भी बोल सकते हो आप, मोर इलास्टिक। ज़्यादा सप्लायर्स होंगे तो ज़्यादा सप्लाई बढ़ाई जा सकती है मार्केट में, कम सप्लायर्स होंगे कम सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं तो इलास्टिक है, प्रोड्यूसर कम है तो इन इलास्टिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स जो है वो एक इन्वेंटरी होती है, ठीक है। तो अगर फिनिश्ड गुड
in industries where there are high inventory stock of the finished good, the suppliers can easily supply more as the prices rises. Thus the price elasticity of supply for these goods will be elastic. तो अगर मेरे पास पहले से ही फिनिश गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, स्टॉक मेरा रखा है, तो अगर प्राइसेस में चेंज होगा तो मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ इजीली, है ना, सप्लाई जो है चेंज कर सकता हूँ मैं, इजीली कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम PES से भी डिनोट करते हैं, ES से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।